सैलून जहां आज इस मुकाम पर है वो उसकी जर्नी कैसी रही? उस टाइम हमने 164 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा सैलून था हमारा, जो खाली मेल का था। ये नहीं सोचे थे कि लवली सैलून एक ब्रांड बन जाएगा। जब आपने शुरू किया तो किन क्योंकि हम अगर कुछ नई चीज़ शुरू करते तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब तक काम अच्छा चलता था तब तक ठीक लगता था, जिस दिन काम खराब होता था उस दिन मूड भी खराब हो जाता था। तो आपकी हैदराबाद की जर्नी कैसी थी? तो मैंने अप्रॉक्स 1 ईयर के आसपास मैंने वहाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे, सबका काम किया टॉलीवुड में। आप इतने सालों से हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं, आजकल इन ट्रेंड में कौन सी हेयर स्टाइल्स हैं जो लोग चाहते हैं कि वो उनका हेयर स्टाइल वैसा हो? फीमेल में तो बटरफ्लाई हेयर कट है, मेल की अगर मैं बात करूँ तो मुलेट है, बज़ कट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके हेयर के हिसाब से कौन सा शैम्पू उनको सूट करेगा। कि आपने बालों में क्या करा रखा है, आपने कुछ नहीं कराया है तो उसके लिए अलग शैम्पू है, आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया हुआ है उसके लिए अलग शैम्पू है। आजकल बोटॉक्स ट्रीटमेंट काफ़ी इन ट्रेंड है, नैनोप्लास्टिया लोग करवा रही हैं, लड़कियां स्पेशली ये सब करवा रही हैं। हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, जो कि आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग में है। बालों में प्रोटीन का काम करता है। हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या कुछ टिप्स हेयर स्टाइलिस्ट देते हैं? हेयर हिस्ट्री लेता हूँ, पहले जर्नी पूछता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं डिसीजन पे आता हूँ कि मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप भी अपने बालों को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कौन सा हेयर ट्रीटमेंट आपके लिए सही है, कौन से कलर आपके बालों पर सूट करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लवली सैलून के ओनर या यूँ कहूँ एडी भैया से, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे हेयर को लेकर जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी सारे सवाल हैं, आज उन सारे सवालों का जवाब हमको लवली सैलून के ओनर या यूँ कहूँ एडी भैया देंगे। आपका तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। जी, लवली थैंक यू सो सैलून मच। रायपुर में ऐसा शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता लवली जी सैलून जी जी। को। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? लवली सैलून जहाँ आज इस मुकाम पर है वो उसकी जर्नी कैसी रही? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और लवली सैलून की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो सैलून है स्टार्ट हुआ था 2010 में, 24 फरवरी को, 24 फरवरी को चालू हुआ था 2010 में। और उसके बाद में फिर उस टाइम तो हम इतने वो नहीं थे कि सीरियस नहीं थे कि हमारा नॉर्मल सैलून था उस टाइम, अब ऐसे ही खोल दिए थे, क्योंकि हमारा ये जो प्रोफेशन है हमारा, हम सेल लिखते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है ये तो सदियों से चलते आ रहा है। तो उस टाइम ऐसे ही ओपन कर दिए थे कि घर चलाना है, ठीक है, ऐसा करके। ये नहीं सोचे थे कि लवली सैलून एक ब्रांड बन जाएगा, एक आज के डेट में जैसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और हमारे अभी तक के अगर मैं बात करूँ तो 50,000 प्लस सक्सेसफुल सेटिस्फाइड हमारे क्लाइंट है। और जितना प्यार हमको मिला है और मिल रहा है लोगों का, बहुत उसके लिए मैं आभारी हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और 2010 में हमने स्टार्ट किया लवली सैलून। उस टाइम हमने 164 स्क्वायर फीट में एक छोटा सा सैलून था हमारा, जो खाली मेल का था। तो उस टाइम हमने स्टार्ट किया था और ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है। जी लवली सैलून को आज इतने साल हो चुके जी। हैं, आपने कहा 50,000 प्लस सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड क्लाइंट है, कस्टमर, हाँ हाँ। क्योंकि ये वर्ड अपने आप में बहुत जी जी भारी जी। है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है वो जल्दी से नहीं मिलता लोगों को। जैसे कि आपने कहा कि आपके सफ़र की शुरुआत हुई, जब आपने शुरू किया तो क्योंकि हम अगर कुछ नई चीज़ शुरू करते तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी जी जी। आपके सफ़र में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज जब उन चीज़ों को आप याद करते तो आपके चेहरे पे मुस्कान आती कि यार मैंने ये क्रॉस करके आज मैं यहाँ इतनी दूर तक पहुँचा हूँ? जी जी। उस टाइम तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारे, मतलब ये था कि हमने सैलून स्टार्ट किया, उसके बाद में फिर उस टाइम हमको उतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमने प्रोफेशनली कोर्स नहीं किया था, हमने बस ऐसे ही ओपन कर दिया था थोड़ा बहुत सीख के। और मेरे बड़े भाई हैं जो कि फाउंडर हैं लवली सैलून के, उन्होंने स्टार्ट किया था लवली सैलून। तो उनको देख के मैंने थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा जुनून लाया, मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ उनसे कि, और हमारे चाचा जी हैं वो भी, तो ऐसे उनको देख के फिर मैं थोड़ा सा सोचा कि मेरे को भी करना है। अब जैसा आ जाता है ना जुनून, नहीं मेरे को भी करना है, अब कुछ तो करना है ऐसा।
पढ़ाई में मन लगता नहीं था पहले। अब करे तो करे क्या, हमारा प्रोफेशन है, हमारा पुश्तैनी काम है, तो सोचे इसी को आगे बढ़ाया जाए। लवली सैलून्स की हम बात कर रहे हैं सर, जैसा कि आपने बताया 2010 से आपका सफ़र शुरू हुआ, आज जी। हम 2026 में पहुंच गए हैं। इतने सालों की मेहनत, किन किन परेशानियों से आप जूझते हुए आज इतने दूर तक का सफ़र तय किए हैं, आपने क्या कुछ झेला अपनी जर्नी के दौरान? जी, जी, जी। मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मैंने सैलून ओपन किया था। सैलून ओपन करने के बाद में एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट सैलून था वो कबीर नगर में आज भी है। और लकीली मैं तो उसको लकी ही मानता हूँ अपने लिए। तो जब हमने सैलून ओपन किया था तो दिक्कतें बहुत आई थी। जैसे कि अ, उस टाइम तो हमारा बेसिक बेसिक ही था, हमने तो देख देख के सीखा था। मैं अपने बड़े भाई से इंस्पायर होकर उनको देख देख के सीखा था। मैंने प्रोफेशनली हम उस टाइम कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए थे। तो उस टाइम दिक्कतें बहुत आती थी, जैसे फेशियल्स को लेके। अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आ गया एडवांस फेशियल लेके, या तो फिर ब्लीच वगैरह, या तो फिर फेस डीटेन वगैरह, ये सारी चीज़ें। हेयर की मैं बात करूँ तो हेयर में हाइलाइट्स, कलर और ये सारी चीज़ें हमको प्रोफेशनली नॉलेज नहीं था, हम बेसिक ही करते थे। तो कभी कभी काम ख़राब हो जाता था। काम ख़राब होता था तो फिर वही थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती थी कि यार हमको भी अच्छा करना है, हमको भी सीखना है। और टॉकिंग ऑफ वे को लेके कि प्रोफेशनल लोग कैसे रहते हैं, प्रोफेशनल लोग कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको उस टाइम नहीं आती थी। क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो रहना हुआ है उस टाइम गांव में हुआ है, तो गांव से डायरेक्ट हम उठ शहर के की आए थे, तरफ हाँ आते हैं। शहर आए थे। तो हमको ये चीज़ें सीखने में भी टाइम लगा। और दिक्कतें बहुत आती थी मतलब चीज़ों को लेके। तो जब हम सैलून क्लोज़ करते थे नाइट में, तो फिर मैं सोचता था कि यार मेरे को कुछ करना है, मेरे को कब तक ऐसे चलेगा, मेरे को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना है, मैं बेसिक कब तक करते रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आती थी। जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत कुछ सीखा जी, है, तो आप कहाँ सीखे, कहाँ से आपने ट्रेनिंग ली, क्या कुछ आपका ये सीखने का प्रोसेस रहा? जी। मैंने 2013 में मैंने जावेद हबीब जी का 3 दिन का सेमिनार था उस टाइम 2013 में। 20 दिसंबर, मुझे डेट आज भी याद है। 20 दिसंबर 2013 को 36 मॉल में 3 दिन का सेमिनार था। और 2013 में रायपुर का पहला मॉल था वो। तो मैंने 3 दिन का एक सेमिनार किया छोटा सा। तो वहाँ से फिर मैं और थोड़ा इंस्पायर हुआ कि यार मतलब इतना कुछ है इसमें। तो मुझे अब तो चुप नहीं रहना है, मुझे करना है, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। और मैंने 3 दिन का वहाँ सेमिनार किया। सेमिनार करने के बाद में अब होता है ना कॉन्फिडेंस, थोड़ा मोटिवेट हो जाता है आदमी कि यार अब तो मुझे भी आने लगा, अब तो और कुछ करना है ऐसा। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। कॉन्फिडेंस फुल लेवल में बूस्ट हो गया। उसके बाद में फिर 2017 में फिर मैं गया हैदराबाद। एक अलेक्जेंडर इंस्टीट्यूट करके है, मैंने वहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट करी अपनी। और ट्रेनिंग थी मेरी अप्रॉक्स 6 मंथ की, बट मैं वहाँ 1.5 साल के आसपास था। और फिर वहाँ से फिर प्रोफेशनली मैंने फिर इंटरनली मैंने फ़ील किया कि यार मैं अब प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बन गया हूँ। थोड़ा सा हो जाता है ना कि अगर आपने कुछ चीज़ फ़ील कर लिया और कुछ चीज़ें मैं आपने हासिल कर ली और आप प्रोफेशनल हो गए, तो थोड़ा सा आ जाता है कि अब मैं प्रोफेशनल हो गया। अब तो कोई भी टास्क आए, कोई भी हेयर आए, सबका काटना है अच्छे से ऐसा है। हैदराबाद में आपने क्या कुछ किया? क्या टॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी आपने काम किया जी, हैदराबाद जी, जी, में? जी। जैसे कि आपने कहा कि 1.5 साल आप हैदराबाद में रुके थे, तो आपकी हैदराबाद की जर्नी कैसी थी? हैदराबाद की जर्नी बहुत अच्छी थी। मैं वहाँ 6 मंथ का मेरा कोर्स था। 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद में हमारी इंटर्नशिप हुई। इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में कुछ कुछ सेलिब्रिटीज़ आते थे सैलून में। तो मेल में तो मुझे पहले ही आता था, वर्क मैं मेल में 2010 से ही कर रहा था। तो जब मैंने एक दो सेलिब्रिटीज़ का काम किया, तो फिर उनको मेरा काम पसंद आया। फिर उन्होंने फिर सैलून में बोल के फिर मुझे अपने साथ में शूट पे लेके जाते थे। तो मैंने अप्रॉक्स 1 ईयर के आसपास मैंने वहाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ थे, सबका काम किया टॉलीवुड में। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वहाँ का। जी। हमारे टॉलीवुड, अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते जी, हैं। छत्तीसगढ़ के काफ़ी सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स लवली सैलून प्रेफर करते जी, जी, हैं, जी। वो लवली सैलून से अपने हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं। आपका एक
आपको किस तरीके की फीलिंग आती है कि आपने जो इतनी मेहनत की है आज वो रंग ला रही है, बड़े बड़े लोग आप सिर्फ आपके पास ही आते हैं अपने जी, हेयर्स जी, को जी। स्टाइल कराने के लिए? जी छत्तीसगढ़ के भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और काम करके मतलब मुझे फ़ील होता है कि यार मैंने जो ट्रेनिंग लिया, मैंने जो अभी तक मैंने सबसे पहले तो मैंने इस इंडस्ट्री को मैंने चूज़ किया अपने लिए, तो मुझे फ़ील होता है कि मैंने बहुत सही किया। दूसरी चीज़ कि अ, जितने भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जैसे कोई भी हमसे अगर काम करवा के कोई भी हमारे हमसे सर्विस लिया, सर्विस लेने के बाद में अब अच्छा फ़ील करते होंगे तो वापस आते होंगे आप हाँ, ही? वापस आते हैं और फिर और भी लोगों को वो सजेस्ट करते हैं। तो वैसे काम करने में और भी मज़ा आता है। और जब पैसे तो देखिए पैसे ना सब कमाते हैं, बट ना काम करने के बाद में जो थैंक यू वाली जो वो कमबैक होती है, जो थैंक यू वाली जो वो रहती है फीडबैक जो मिलता तो है। हाँ, फीडबैक तो वो बहुत मतलब लाइक समझ लीजिए कि मतलब ऐसा लगता है कि आज यार मैंने बहुत कुछ कर लिया। भले उस दिन आपने काम ना किया हो, भले आपने उस दिन ज़्यादा पैसे ना कमाए हो, बट ना जो थैंक यू वाला वो रहता है, फीडबैक होता है, उसमें ना एक अलग ही फील होती है। जी। अब बात करते हैं हेयर स्टाइलिंग की। आप इतने सालों से हेयर स्टाइलिंग जी। कर रहे हैं। आजकल इन ट्रेंड में कौन-सी हेयर स्टाइल्स हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो उनका हेयर स्टाइल वैसा हो? क्या कुछ अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट को प्रेफ़र कर रहे हैं आप, तो किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके हेयर्स के साथ क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? जी। अगर कोई नॉर्मल इंसान हुँ, जा हुँ, रहा है हुँ। किसी स्टाइलिश के पास, तो उसके मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि यार मेरे बालों के साथ वो क्या कर देगा? क्या हुँ, मेरे हुँ, बाल हुँ। छोटे कर देगा या मेरे बाल खराब कर देगा? तो बहुत सारे डर होते हैं। तो उन डर को कैसे ओवरकम किया जाए? क्या ऐसा हो प्लस पॉइंट या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए कि एक इंसान एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास जा रहा है, तो वो निश्चिंत हो जाए कि हाँ भैया, यहाँ तो मेरा काम बन जाएगा, यहाँ मेरे बाल अच्छे हो जाएँगे? जी। अभी के टाइम में तो ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा है, जैसे अगर मैं फीमेल की बात करूँ, ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई कट हो गया, जो लेयर्स हाँ, जिनके लेयर्स जो फ्रंट फेस फ्रेम करता है, तो फीमेल में तो बटरफ्लाई हेयर कट है। मेल की अगर मैं बात करूँ तो मुलेट है, बज़ कट है, लोअर फेड है, हाई फेड है, ये सारी चीज़ें हैं। बियर्ड में भी फेडेड बियर्ड है और मुस्टेच में अगर मैं बात करूँ तो राउंड मुस्टेच है, ये सारी चीज़ें अभी ट्रेंडिंग में बहुत है। और दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि कैसे मतलब कोई भी अगर इंसान जा रहा है अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास में तो निश्चिंत हो जाए वो। तो सबसे पहले तो आपको एक परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने लिए, जिसको सारी चीज़ें नॉलेज हो। जो प्रोफ़ेशनली एक ट्रेनिंग लिया हो, जो प्रोफ़ेशनल हो और ये सिलेक्शन आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद में ये है कि आपके हेयर्स को देख के आपके हेयर्स को देख के उस एक जो ओपिनियन देता है हेयर स्टाइलिस्ट, है ना? तो वो परफेक्ट दे वो। ऐसा नहीं कि बाल देख लिया, अरे कुछ भी लगा, अब ये लगा लो, वो लगा लो, प्याज लगा लो, लहसुन लगा लो आजकल चल रहा है ना बहुत होम रेमेडीज़ में। हुँ। तो ये सब फालतू है, क्योंकि एक परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट वही होता है जो बाल को देखने के बाद में बाल की हिस्ट्री पूछे, हिस्ट्री पूछने के बाद में उस हिस्ट्री को लेके आपके बालों का जो सही टेक्सचर ट्रीट है, हुँ। आपके बालों का जो स्टाइल है, आप जो हेयर्स में जो यूज़ करते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क जो आप होम केयर में करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को एक वो करके जब बताए वही एक परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई हमारे पास आया है केराटिन कर दो। केराटिन क्यों कराना है? पहले हुँ। आप हमें बताओ कि आप क्या चाहते हो? भाई कैसे लुक चाहते हो? आपने कुछ सोचा होगा तब तो आप केराटिन का नाम ले रहे हैं। केराटिन है क्या? केराटिन किन-किन लोगों में की जाती है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मतलब सारी चीज़ों का अगर एक सार निकाला सार जाए। निकाला जाए तो परफेक्ट, अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट चूज़ कर रहे हो, प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट चूज़ कर रहे हो तो आपका काम अच्छा होगा। शैम्पूज़ की आपने बात की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके हेयर के हिसाब से कौन-सा शैम्पू उनको सूट करेगा। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे या क्या कुछ किन बातों का वो ध्यान रखें और उस हिसाब से वो शैम्पू सेलेक्ट करें? जी।
देखिए शैम्पू सारे हेयर टेक्सचर के लिए, सारे ट्रीटमेंट्स के लिए अलग अलग शैम्पू आते हैं। तो अगर आपका हेयर स्टाइलिस्ट प्रोफेशनल है और आपको शैम्पू सजेस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपके हेयर की हिस्ट्री पूछेगा वो, कि आपने बालों में क्या करा रखा है। आपने कुछ नहीं कराया है तो उसके लिए अलग शैम्पू है। आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया हुआ है, उसके लिए अलग शैम्पू है। आपके हेयर्स के प्रॉब्लम को पहले वो एनालाइज करेगा। आपके हेयर्स के प्रॉब्लम को पहले वो एज्यूम करेगा, समझेगा, उसके बाद में आपको शैम्पू सजेस्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आजकल हेयर मास्क काफ़ी ट्रेंड में हाँ है ना? आजकल हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो वो कोई मास्क बताते तो लोग जिनको जानकारी नहीं है अपने हेयर्स को लेके तो वो उसको भी ले आते कि भैया हम ये भी यूज़ कर लेते हैं, हम वो भी यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का काम है जी जी जी। वो अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैब करें या जो भी उनका अलग मैटर है। लेकिन क्या हर वो चीज़ जो ट्रेंड में है आप खुद पर अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे बहुत जाके बालों को डैमेज करती हैं। आजकल जी डैमेज हेयर्स हर लगभग हर दूसरे लड़के या लड़की की प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या किया ऐसा जा सकता है जिससे हम डैमेज हेयर कम कर सकते देखिए हैं, कंट्रोल कर सकते अगर हैं? मैं बात करूँ किसी ब्रांड को प्रमोट करने की, तो जैसे सलमान खान रासरी का ऐड करता है बट रासरी तो नहीं खाता वो, सही बात है है। ना? तो वैसे ही अगर कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सेलिब्रिटी अगर किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको देख के आपको यूज़ नहीं करना है। आपको अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास में जाना है। आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट से एक छोटा सा कन्वर्सेशन करिए, छोटा सा डिसीजन लीजिए कि भाई क्या है मेरे बालों का टेक्सचर, मेरे बालों को देख के आप बताइए कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। और जो मास्क आप बोल रहे हैं, मास्क कंडीशनर का एक अपग्रेड वर्जन है। मास्क मतलब है एक थिकनेस, और कंडीशनर मतलब होता है एक थिननेस। तो कंडीशनर जो होता है वो एक थोड़ा क्रीमी और लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लाइट रहता है, बोला जाए तो बहुत लाइट रहता है। मास्क जो होता है बहुत क्रीमी रहता है। मास्क को अगर आप अपने स्कैल्प पे भी आपने अप्लाई कर लिया तो कोई इशू नहीं आएगा। कंडीशनर को स्कैल्प में अप्लाई नहीं करना रहता है जी। तो मास्क का काम ऐसा रहता है कि मास्क, जैसे आपने शैम्पू कराया, स्पा कराया, तो स्पा में जो यूज़ करते हैं हम वो भी एक मास्क है जी। तो हाइड्रेटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है मास्क, इसलिए अब धीरे से जितने भी ब्रांड हैं कंडीशनर को छोड़ के मास्क ही ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हाँ हैं। प्रेफर करते हैं। आजकल इन ट्रेंड में हाइड्रोक्लोरिन शैम्पूस बहुत ट्रेंड में हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिन क्या फ़ॉर्मूला है, आप ये यूज़ करें आपके बाल अच्छे हो जाएँगे, आप ये यूज़ करें आपके बाल अच्छे हो जाएँगे। जिनको नॉलेज है ठीक है समझना, जिनको नहीं है जी वो इस मायाजाल में फँस जाते हैं। जी उनके जी। लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए सबसे पहले तो चीज़ों को समझना है कि हाइड्रोक्लोरिन क्या है, सल्फेट क्या है, पैराबिन क्या है। तो वही मैं बताया ना कि अगर आपने एकदम परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट आपने चूज़ किया है, तो वो आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। जैसे मेरे पास ज़्यादातर क्लाइंट आते हैं, भैया मुझे सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए। तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि सल्फेट फ्री शैम्पू क्यों चाहिए, सल्फेट क्या है। पैराबिन फ्री शैम्पू चाहिए, तो पैराबिन क्या है पहले ये तो बताइए आप। हुँ। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐड में देखते हैं, ऐड देखने के बाद में हाँ मुझे तो बस ये यूज़ करना है, ये सलमान खान ने यूज़ किया तो मुझे यूज़ करना है, ये सुनील शेट्टी ने यूज़ किया तो मुझे यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, ये मिथ है लोगों की। आपको अपने हेयर स्टाइलिस्ट से पूछना चाहिए और उनसे एक सलाह लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, उसके बाद में फिर आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ सल्फ़ेट की, तो सल्फ़ेट एक क्लीनिंग एजेंट है। तो अगर आप सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ कर रहे हो, एक मैच्योर हेयर के लिए सल्फ़ेट ज़रूरी है। बट अनमैच्योर जैसे बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको आप सल्फ़ेट फ्री शैम्पू यूज़ कराइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक क्लीनिंग एजेंट होता है जो आपके शैम्पू में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमको, अगर हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट ना ट्रेंड के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमको हमारे लिए क्या यूज़ करना है। जैसे ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने बताया ना कि सलमान खान राजश्री का ऐड करता है बट वो खाता तो नहीं है, है ना? तो वैसे ही
अगर किसी सेलिब्रिटी को, किसी इन्फ्लुएंसर को अगर किसी चीज़ के लिए हायर किया जाता है, किसी चीज़ के पैसे मिलते हैं उनको, तब वो ऐड करते हैं। और ज़्यादातर लोग वैसे ही करते हैं, देख लिए उनको तो हाँ हमको बस ये यूज़ करना है, ऐसा रहता है। सर ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, आजकल बोटॉक्स ट्रीटमेंट काफ़ी इन ट्रेंड है, नैनोप्लास्टिया लोग करवा रही हैं, लड़कियां स्पेशली ये सब करवा रही हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों ट्रीटमेंट में, और किनको ये दोनों ट्रीटमेंट कराने चाहिए? कौन ऐसे जिनके बालों में प्रॉब्लम है, या नैनोप्लास्टिया में क्या चीज़ें होती हैं, बोटॉक्स कैसे काम करता है, इसके बारे में बताइए। जी, बेसिकली बोटॉक्स जो है एक हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, जो कि आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग में है। नैनोप्लास्टिया भी सेम, मतलब मल्टीविटामिन्स बोल सकते हैं ये सबको हेयर के लिए। बालों में प्रोटीन का काम करता है। अगर मैं बात करूं बोटॉक्स की, बोटॉक्स में एक इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड हमारे हेयर में इंटरनली वर्क करता है, करता है, इंटरनली हेल्दी करेगा बालों को, ग्रोथ इम्प्रूव करेगा बालों में मॉइस्चर लाएगा, बालों में शाइन लाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बालों को डैमेज फ्री करेगा, 100% रिपेयर करेगा। तो बोटॉक्स गलत चीज़ नहीं है। एक्चुअल में हमारे हेयर में पहले से एमिनो एसिड होते हैं। जो इंग्रेडिएंट बोटॉक्स में है एमिनो एसिड, वो एमिनो एसिड हमारे बालों में पहले से ही रहते हैं, बाई बर्थ होता है। तो आप देखिएगा जैसे कहीं के वाटर काफ़ी हार्ड होते हैं, सनलाइट कहीं की बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आप देखिएगा जैसे बीच साइड जो होते हैं सॉल्टेड वाटर होता है, तो ये सारी चीज़ों से हमारे बालों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे अगर आपने सॉल्टेड वाटर में आपने थोड़ा सा आपने जैसे समुद्र के पानी में आपने नहा लिया है ना, सॉल्टेड वाटर आपके बालों में पूरे आ गए, तो विधि ने 5 मिनट आपके बाल 100% ड्राई हो जाएंगे। आपने अगर नैनोप्लास्टिया कराया है, बोटॉक्स कराया है, केराटिन कराया है, विधि ने 1 वॉश रिंस आउट हो जाएंगे सारे, इतना डिहाइड्रेट होता है वो। तो बोटॉक्स बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है। अगर मैं बात करूं नैनोप्लास्टिया की, तो नैनोप्लास्टिया एक स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर होता है। जैसे पहले हम स्मूथनिंग कराते थे, स्ट्रेटनिंग कराते थे, तो वो आज से 10 साल पहले एक अच्छा ट्रीटमेंट था, मार्केट में नया नया आया था, लोगों को स्ट्रेट बाल अच्छे लगते थे। बट अभी क्या हो गया कि अब लोग हैवी ट्रीटमेंट से अवेयर होने लगे कि नहीं, मुझे अब केमिकल नहीं लगाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे स्कैल्प पिचिंग की हाँ प्रॉब्लम, स्कैल्प बहुत इचिंग की सारी प्रॉब्लम दिक्कतें। होती है, हेयर ब्रेक होने लगते हैं। तो नैनोप्लास्टिया भी एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स और कैरेटिन से थोड़ा हैवी प्रोसेस होता है उसका, तो ये हर एक हेयर पे हम नहीं कर सकते, बट बोटॉक्स और कैरेटिन ऐसा है कि हर एक हेयर पे कर सकते हैं। मिथ्स भी काफ़ी हैं बोटॉक्स को लेकर, नैनोप्लास्टिया को लेकर जो मैंने मिथ सुना है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जिनके हेयर बहुत थिन हो गए हैं, पतले हो गए हैं, उनको बोटॉक्स नहीं कराना चाहिए, क्योंकि फिर वो यूँ कहूँ कि वो जो रिज़ल्ट होगा वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं होगा, क्योंकि आपके हेयर बहुत ऑलरेडी पतले हैं। तो क्या ये मिथ सही है? क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं, ये सच में ये मिथ है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जिनके बाल पतले हैं उन्हें ही बोटॉक्स कराना चाहिए, नैनोप्लास्टिया उन्हें नहीं कराना चाहिए, क्योंकि नैनोप्लास्टिया में अप्रॉक्स 70-80%, 60% के आसपास स्ट्रेट लुक मिलता है। बोटॉक्स में ऐसा नहीं होता, बोटॉक्स में 40-50% के आसपास स्ट्रेट लुक मिलता है। बोटॉक्स जैसे कि मैंने बताया, बोटॉक्स हमारे हेयर में इंटरनली वर्क करता है। आपके बालों को हेल्दी करना है, आप बोटॉक्स कराइए। आपके बाल का ग्रोथ इम्प्रूव करना है, आप बोटॉक्स कराइए। तो और अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेट लुक चाहिए तब आप नैनोप्लास्टिया में जाइए। तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। और लास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो नैनोप्लास्टिया की लास्टिंग 8 to 10 मंथ, 7 to 8 मंथ अप्रॉक्स, और बोटॉक्स की मैं बात करूं तो 6 मंथ। तो लास्टिंग भी काफ़ी डिफरेंस है लास्टिंग में। तो ऐसा नहीं है कि पतले बालों में बोटॉक्स नहीं कराना चाहिए, पतले बालों में ही बोटॉक्स कराएं, इम्प्रूव करने के लिए ग्रोथ को, बालों में मॉइस्चर लाने के लिए, शाइन लाने के लिए, और इंटरनली स्ट्रेंथ देने के लिए। और जिसको नैनोप्लास्टिया कराना उसके हेयर काफ़ी हैवी होनी चाहिए।
तब वो नैनोप्लास्टिया करा सकते हैं, क्योंकि नैनोप्लास्टिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है, स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है उसका। पतले बाल उस प्रोसीजर से नहीं जा पाएगा। झेल नहीं पाएंगे उस हाँ प्रोसीजर को। हाँ, झेल नहीं पाएगा। बाल टूटने के चांसेस हैं, और बालों में हो सकता है कि ओवर प्रोसेस भी हो सकता है, बाल ड्राई हो सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। हेयर फॉल की हम बात करते हैं, आजकल हर दूसरे व्यक्ति को हेयर फॉल की दिक्कत है, तो हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या कुछ टिप्स हेयर स्टाइलिस्ट देते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हेयर फॉल का प्रॉब्लम क्या है, हमको पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आती है कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, तो मैं उस क्लाइंट से उस 1 साल की मैं जर्नी पूछता हूँ कि आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या क्या यूज़ किया। तो मैं पूरी हेयर हिस्ट्री लेता हूँ, पहले जर्नी पूछता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं डिसीजन पे आता हूँ कि मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि हेयर फॉल किसी पर्टिकुलर एक रीज़न से नहीं होता है, हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि विद इन ए डे, एक दिन में आपका बॉडी टेम्परेचर 4 टाइप के होते हैं। मॉर्निंग में अलग, अगर आप जिम जाते हैं तो हाई टेम्परेचर रहेगा बॉडी, जिम, योगा, स्विमिंग अगर करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा, नहीं करते हैं तो नॉर्मल कूल रहेगा। दोपहर आप वर्क कर रहे हो, वर्किंग में आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा। माइंड से आप थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वर्क हो ही रहा है, स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस हो जा हाँ, स्ट्रेस हो जाता है। और इवनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इवनिंग में आप टायर्ड हो गए हैं, है ना। तो वैसे ही सुबह से लेके सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये चारों टाइम आपका बॉडी टेम्परेचर अलग रहेगा। उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आपको टायर्डनेस की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। हो सकता है आपने नींद पूरी नहीं किया, उसके वजह से हो रहा है। हो सकता है कि आपने कहीं बीच में अभी कहीं आपने ट्रैवलिंग करी है, उसकी वजह से वाटर चेंज हुआ है, उसके वजह से हो सकता है। आपका मेडिसिन चल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आपको, तो अगर मेडिसिन चल रहा है तो मेडिसिन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। हो सकता है आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीज़न हैं, पर्टिकुलर एक रीज़न नहीं होता है। तो पहले तो रीज़न को समझना है कि कौन से रीज़न की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, उसके हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। फिर भी अगर कोई एक नॉर्मल सी टिप देनी हो या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो हम यूज़ कर सकते हैं जिनके नॉर्मल हेयर फॉल हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि दिन में 100 बाल झड़ना नॉर्मल है, ऐसा अकॉर्डिंग टू हाँ, हेयर साइंस, दिन में 100 हेयर फॉल होना नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो ऐसा जैसे अब सब कोई काउंट करने तो नहीं जी बैठेंगे जी कि जी। मेरे दिन में 100 हेयर झड़ रहे हैं उससे ज़्यादा, लेकिन लड़कियों को बेसिकली कॉन्शियसनेस ज़्यादा हो जाती है अगर वो अपने 2 या 3 बाल भी एक्स्ट्रा, अगर वो छोटी करते टाइम या वर्किंग के दौरान या फिर किसी भी, वो उनकी एक टेंशन हो जाती है। जी। तो ऐसा क्या हम यूज़ करें जिससे वो टेंशन थोड़ी कम हो कि हाँ, आपके नॉर्मल हेयर फॉल है, आप ये यूज़ कर सकते हो, तो शायद उसमें थोड़ी कमी आ जाए? ज़्यादातर मैं देखा हूँ हेयर फॉल हो रहा है डैंड्रफ की वजह से। अगर जैसे बात करूँ मैं, जैसे 10 लोग हैं, 10 में से अगर मैं 10 से क्वेश्चन करूँगा तो 8 एक ही चीज़ बोलेंगे, मेरे हेयर फॉल है। हुँ, और मैं उनका जब स्कैल्प चेक करूँगा तो मुझे मिलेगा ही डैंड्रफ, हुँ, क्योंकि ज़्यादातर ठंड में देखा जाए, हाँ, ठंड में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर हम 15 मिनट शावर ले रहे हैं ना, तो ठंड के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 5 7 से मिनट, 7 मिनट करेक्ट। उससे ज़्यादा नहीं ले पाते। तो एक तो ये हो गया कि हम अच्छे से प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे अपने स्कैल्प को, तो हो सकता है डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन जनरल अगर नॉर्मल देखा जाए तो हेयर फॉल हो रहा है, तो वो ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग की आप बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हमने देखा, हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि आप नाइट ओवरनाइट हेयर ऑयल कर लीजिए, हम्म। अगले मॉर्निंग आप अपने हेयर को वॉश आउट कर दीजिए। लेकिन बदलते टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं बहुत सारे, क्योंकि आजकल सब कोई वर्किंग हो गए हैं, किसी को टाइम नहीं होता, तो लोग ये करते हैं कि रात में लगा लिया और अगले दिन जाना है ऑफिस तो हेयर वॉश कर ले। लेकिन बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट ये चीज़ को बोलते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ऑयलिंग का ये सही तरीका नहीं है। अगर आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं तो आपके स्कैल्प क्लियर होने चाहिए। क्लियर तो होना चाहिए। ऑयलिंग का क्या सही तरीका है? कितनी देर तक हमको ऑयलिंग करनी है? क्या कुछ ऑयलिंग को लेकर आप बोलना चाहेंगे? देखिए, ऑयलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑयलिंग आपको 2 से 3 घंटे आपने अगर हेयर पे अप्लाई कर लिया, स्कैल्प पे,
तो 2 से 3 घंटे रखने, 2 से 3 घंटे के बाद में आपको रिंस आउट करके सोना है। अगर आपने ओवरनाइट रख लिया तो आपके स्कैल्प में ऑयल जनरेट होना चालू हो जाएगा। ऑयल जनरेट होगा, आपकी स्कैल्प ऑयली हुई, उसके बाद में डैंड्रफ आना चालू हो जाएगा। डैंड्रफ आया तो फिर हेयर फॉल, फिर वही प्रोसीजर वापस शुरू हो जाए। हाँ। तो इसलिए 2 से 3 घंटा आपने रख लिया, 2 से 3 घंटे बाद आपको वॉश करके फिर नॉर्मल सोना है। सर आजकल होम रेमेडीज़ काफ़ी चल रही हैं, जी। इन ट्रेंड में हैं। कई लोग कहते हैं आप हेयर में एलोवेरा जेल यूज़ कर लीजिए, कुछ लोग अलसी के हाँ हाँ। उसके बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज़ हैं। तो बीइंग अ स्टाइलिश, आप कौन सी होम रेमेडी को प्रेफर करते हैं? अगर कोई जैसे खाली बैठा है घर पे, अगर वो उसको स्टाइलिश के पास नहीं जाना है, हेयर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या वो होम रेमेडीज़ अपना सकता है जिससे उसके बाल सॉफ्ट हो, थोड़े शाइनी हो जाए? ज़्यादातर होम रेमेडीज़ में मैं तो वो नहीं करता। एक्चुअल में क्या होता है कि होम रेमेडीज़ ना जो पहले के लोग थे, आज से 25 साल 30 साल पहले, पहले सारी चीज़ें फार्मिंग होती थी, ऑर्गेनिक होती थी। ऑर्गेनिक होती थी। तो लोग पहले अलसी लगा लिए, एलोवेरा लगा लिए, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी सरसों को तोड़ के, सरसों से जो निकलता था उसको भी लगा देते थे ऑयल, मतलब ऑयल के रूप में। तो पहले का एक अलग चीज़ था। अभी के टाइम में सारी चीज़ें क्या है, हाइब्रिड हो गई है। तो कोई भी चीज़ तो ज़्यादातर मैं सजेस्ट नहीं करता, बट ये है कि आप एलोवेरा लगा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग एलोवेरा में गलती एक ही करते हैं, चाहे स्किन में लगाएं या फिर हेयर पे लगाएं। वो लोग डायरेक्ट तोड़ते हैं एलोवेरा, हाथ में लिए या फिर बाउल में लिए, अप्लाई कर दिए। एलोवेरा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हमको डायरेक्ट नहीं लगाना है। अगर आप एलोवेरा को थोड़े से वार्म वाटर में मिक्स करके अगर आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप अगर होम रेमेडीज़ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है एलोवेरा। एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं है, एलोवेरा बहुत अच्छा है। और एलोवेरा को लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, थोड़ा वार्म वाटर लो, मिक्स करो, अप्लाई कर लो। कितने देर तक हमको एलोवेरा, अगर हम ये रेमेडी करें तो कितने देर तक एलोवेरा सर पे लगा कर रखें, उसके बाद वॉश आउट करें? 15 to 20 मिनट। नॉर्मल टाइम में। हाँ। आजकल हेयर कलर्स का काफ़ी ट्रेंड है, लोग काफ़ी अपने हेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हेयर कलरिंग करा लेते हैं। तो आज की डेट में कौन से हेयर कलर्स इन ट्रेंड हैं और किन लोगों को हेयर कलर नहीं कराना चाहिए? स्ट्रिक्ट नो है उनके लिए। अभी ट्रेंडिंग में तो बहुत सारे कलर चल रहे हैं, जैसे ऐश कलर है। ऐश कलर दिखने में अच्छा लगता है, बट थोड़ा हैवी मेंटेनेंस है ऐश कलर में। तो ऐश कलर हो गया, थोड़े मैट टाइप में कलर। देखिए हमारे पास 3 टाइप के क्लाइंट आते हैं। एक क्लाइंट आएगी, बोलेगी मुझे हाईलाइट चाहिए, दिखना चाहिए। एक क्लाइंट आएगी, बोलेगी हाईलाइट कराना है लेकिन दिखना नहीं चाहिए। तो जब दिखना नहीं चाहिए तो हाईलाइट करा क्यों रहे हैं? दूसरी क्लाइंट आएगी, मुझे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कर दो, लास्ट में बोलेगी ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में होती रहती है। और ट्रेंड में अभी सबसे ज़्यादा ऐश चल रहा है, और ब्राउन टोन का कूल ब्राउन कलर चल रहा है। बहुत सारे ट्रेंडिंग में कलर आ रहे हैं अभी। कुछ कुछ फंकी कलर कराते हैं, जैसे अभी हमने एक क्लाइंट का किया, अभी हम फंकी कलर किए, 5 कलर उनके बालों में किए। तो सब अपने अपने हिसाब से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हेयर कलरिंग के बाद बाल डैमेज जो होता है, क्योंकि ये कई लोग कहते भी हैं और ऐसा मैं देखा भी है कि आप एक बार कलर तो करवा लेते हो मज़े मज़े में, भैया ट्रेंड फॉलो करना है बाल, उसके बाद जो जब वो कलर फेड आउट होने लगता है, उसके बाद जो हेयर्स की जो हालत होती है, उससे कैसे बचा जाए? क्या कुछ करना चाहिए अगर उस कलर के बाद अगर बाल ख़राब हो रहे हैं उसके लिए? जी नहीं, ये ज़्यादातर लोगों का मिथ होता है कि कलरिंग से बाल ख़राब होते हैं, ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं। ऐसा नहीं है। बताया ना कि हम फिर वहीं आ गए हैं कि अगर आप परफेक्ट हेयर स्टाइलिस्ट आप चूज़ कर रहे हैं और आपका हेयर स्टाइलिस्ट प्रोफेशनल है, तो कभी भी आपको ऐसा कलर नहीं करेगा जिससे आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। मतलब बाल ड्राई हो गए, आप परेशान हो गए, बाल टूट रहे हैं, डैमेज हो गए बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी कलर आप कर रहे हैं उसको मेंटेन करना है। कलर करने के बाद में शैम्पू कंडीशनर उसका अलग आता है, उसका स्पा अलग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ज़्यादातर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ नहीं, पूरी इंडिया की मैं अगर मैं बात करूँ तो
जैसे हमने हेयर वॉश किया कलर करने के बाद में, या तो फिर नॉर्मल भी अगर देखा जाए तो हमने हेयर में आधे घंटे तक हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद में टाई करके पीछे टॉवल बांध लिया। हाँ टॉवल बांध लिया। तो अगर आप हार्ड वाटर को ज़्यादा देर तक बालों में रखोगे तो आपके बाल ज़्यादा ड्राई होंगे, क्योंकि हार्ड वाटर का जो पीएच लेवल होता है वो 8-9 के आसपास रहता है। और हम 8-9 लेवल तक अगर पीएच लेवल तक कोई भी चीज़ों को अगर हमने अपने बालों में ज़्यादा देर तक रखा, मतलब हमारे बाल ओवर ड्राई, फ्रिजी, रफ सारी चीज़ें हो जाएंगे। और अगर मैं कलर की बात करूं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हेयर कलर कराने के बाद में हम मेंटेन नहीं करते। मेंटेन में ये है कि कलर कराने के बाद में हमको शैम्पू कंडीशनर चेंज करने होते हैं। कलर कराने के बाद में हमको थोड़ा सा क्लोरीन वाटर, हार्ड वाटर, ये सारी चीज़ों से थोड़ा बचना रहता है। या तो फिर अगर हमने, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक है हम ये करते हैं कि हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद में टॉवल ड्राई कर लिया बालों को और टॉवल को ही उसमें रैप करके रख दिया। या तो फिर हम क्या करते हैं कि गीले बालों को ही हम टाई करके ऊपर में क्लचर लगा लेते हैं। तो इसका फंडा ये है कि जितना ज़्यादा टाइम तक आप पानी को बालों में रखोगे उतने ही आपके बाल ड्राई होंगे, क्योंकि आज के टाइम में हार्ड वाटर इतना केमिकलाइज हो गया है। आप उसमें एक लोहे का कुछ भी आप डाल दीजिए लोहे का, विद इन ए 48 आवर्स आप देखेंगे तो वो आधा गल जाएगा, इतना हार्ड हो गया है वाटर। अब उस वाटर को हम अगर बालों में ज़्यादा देर रखेंगे तो बालों की हालत क्या होगी। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे कलर कराने के बाद में यही गलती करते रहते हैं, तो कलर का रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि वो अपने हेयर स्टाइलिस्ट को ब्लेम करते ब्लेम हैं कि करते हैं। कि आपने मेरे बाल कैसे कलर किए हैं, मेरे बाल ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। बट ये जो प्रोसेस है जो घर पे करते हैं वो नहीं बताएंगे कि हमने ये किया है। आपने कहा कि हार्ड वाटर से बालों को काफ़ी खतरा है, बहुत सारी चीज़ें हार्ड वाटर पे डिपेंड करती हैं। पता कैसे करें कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है? क्योंकि देखिए हार्ड बहुत सारे वाटर, लोगों को ये रहता है कि भैया इतने टाइम से हम यही पानी यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले तक तो बाल सही थे, अब बाल खराब हो रहे हैं। तो पता कैसे करें कि वाटर हार्ड है और उसको सोल्यूशन क्या है? अगर हार्ड वाटर है तो उसके एवज में हम कैसे दूसरा पानी या फिर दूसरी चीज़ें, शैम्पू। शैम्पू बदल सकते हैं? पता कैसे करें कि हार्ड वाटर है? हार्ड वाटर अलग से पता चल जाता है। आप अपने शावर को देखिए, शावर में अगर आपने 4 से 5 दिन शावर आपने ऑन नहीं किया है, उस शावर में अगर वाइट वाइट एक लेयर ले जम जाओ। जाती है ना, तो समझ लीजिए आपके घर का वाटर हार्ड है, तो वो अलग से पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हेयर वॉश कर रहे हैं, हेयर वॉश करने के बाद में इंस्टेंट आप देखिएगा आपके बाल ड्राई लगेंगे, इंस्टेंट। हार्ड वाटर में यही होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग, आजकल हार्ड वाटर शैम्पू आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो शैम्पू का जो फंडा है ना, तो उस फंडे में ये भी रहता है कि आप अपने पहले बालों का टेक्सचर देखिए, आप अपने बालों में क्या ट्रीटमेंट कराए हैं वो देखिए, और ये देखिए कि आपके घर का पानी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू यूज़ करेंगे। तो जैसे अब किसी ने कुछ कराया नहीं है, ज़्यादातर जैसे गाँव के लोगों को आप देखिएगा, वो तो कभी पार्लर गए नहीं, वो तो कभी बालों में केमिकल कराए नहीं, फिर भी उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज होते हैं। तो ये हार्ड वाटर की वजह से है। पहले क्या होता था कि जैसे जितनी भी कॉलोनियाँ हैं वहाँ जो टेप नल से जो वाटर सप्लाई हम्म। होता था, तो पहले वहाँ नदी के पानी को लाया जाता था, मतलब नदी से कनेक्टेड रहता था, उसको फिल्टर करके ऊपर चढ़ाया जाता था। आज के डेट में क्या होता है ना, हर एक पानी टंकी के नीचे बोर किया जाता है। हम्म। तो अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो बोर वाटर ही सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई। तो बोर वाटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए बोर वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शैम्पू यूज़ करिए। या फिर आपने जो ट्रीटमेंट करा रखा है, या तो फिर आपने जो क्या बोला जाए, मतलब सिस्टम वही है कि आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आप शैम्पू शैम्पू यूज़ चेंज। करिए। हाँ।
शैम्पू सिर्फ क्लीनिंग का तरीका नहीं है, हाँ। शैम्पू आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत किस important टाइप है। का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, वो आपके बालों को कितना डैमेज कर रहा है, कितना सही कर रहा है, ये सब कुछ आजकल शैम्पू पे डिपेंडेंट जी है। जी जी एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? जी। बहुत इजी सवाल है, आप से ही जुड़े हुए हैं तो घबराने की बात नहीं है। मेरा सबसे पहला सवाल, आपका फेवरेट हेयर स्टाइल कौन सा है? मेल में बुलेट, फीमेल में बटरफ्लाई। मोस्ट डिमांडिंग हेयर कट आज की डेट में क्या है? बटरफ्लाई। बियर्ड स्टाइल या फिर क्लीन शेव? स्टाइलिश को क्या पसंद है? बियर्ड। ओके। ब्राइड स्टाइलिंग या फिर पार्टी लुक? स्टाइलिश ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं, ब्राइडल का हेयर स्टाइल करना या पार्टी लुक के लिए ब्राइड को तैयार करना, दोनों में से कौन सा? पार्टी लुक। ओके। मॉर्निंग कस्टमर या फिर इवनिंग कस्टमर? मॉर्निंग कस्टमर। जेल या वैक्स? वैक्स। जेल का तो वैसे भी अब ट्रेंड खत्म हाँ ट्रेंड खत्म हो चुका है। ओके। आपका अगर कोई आपको बोले कि आपको एक ड्रीम लुक क्रिएट करना है तो वो क्या होगा? फीमेल के लिए, नॉट मेल के लिए। फीमेल के लिए हाँ। मैं तीनों चीज़ का बताता हूँ, कट, कलर और स्टाइलिंग में, ठीक है। क्योंकि इन तीनों के बिना एक Dream प्रॉपर look। लुक, हाँ एक प्रॉपर ड्रीम लुक नहीं बन Ready। पाएगा। तो कट में अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंचेस जो यहाँ तक होते हैं वो। कलर में मेरा फेवरेट है, थोड़ा टफ होता है बट मेरा फेवरेट है ऐश। और स्टाइलिंग में अगर मैं बोलूँ तो ऐश वेव, जो ऐसा वेव जो होता है ना जिसको बॉलीवुड वेव भी बोला जाता है, तो एक लास्ट सवाल, हेयर स्टाइलिंग करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया या फिर सबसे ज़्यादा ट्रिक्स किस पे यूज़ होते हैं, फीमेल्स पे या मेल्स पे? मेल में। मेल में। आपको पसंद, बहुत टफ होता है। आपका फेवरेट मेल पार्ट, ये मेल की स्टाइलिंग करना सबसे टफ है? नहीं वैसे तो फेवरेट देखा जाए तो दोनों है, बट मेल हेयर स्टाइलिंग इट्स अ वेरी टफ। अगर मैं बात करूँ फीमेल और मेल की उसमें कि यार टफ कौन सा है, तो मेरे लिए क्या पूरी इंडस्ट्री के लिए मेल हेयर स्टाइलिंग बहुत टफ होती है, क्योंकि उसमें उसमें फिनिशिंग बहुत देना पड़ता है हमको। अगर हम फीमेल में क्या है, एक हेयर एक्स्ट्रा कट कर दिए तो उसको हम मैनेज कर लेते स्टाइल है हैं। करके हाँ, नया। बट मेल में क्या होता है कि अगर हम ट्रिमर एक्स्ट्रा चला दिए और वहाँ का हेयर कट गया तो फिर हम उसको फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ लवली सैलून के ओनर जिन्होंने हमसे बातचीत की, हमें बहुत कुछ बताया आपके हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग आप पर क्या सूट करेगा, किस टाइप का शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए और एक परफेक्ट हेयर स्टाइलिश में क्या क्या गुण होने चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हमने आपको दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप बने रहें CG अनफिल्टर्ड के साथ।